योगी का 3 अफसरों पर एक्शन, अरबों का भूमि घोटाला, एक बर्खास्त और बरेली मऊ के एडीएम सस्पेंड। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद सिंह को 200 करोड़ के घोटाले में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही एडीएम बरेली अशोक कुमार और एडीएम मऊ मदन कुमार को भी निलंबित किया गया है। गणेश प्रसाद सिंह पर आरोप है कि कुशीनगर और जौनपुर में तैनाती के दौरान ग्राम समाज और जंगल की जमीनों का गलत तरीके से पट्टा कराया गया। वहीं बरेली पीलीभीत सीतारगंज हाईवे के भूमि अधिग्रहण घोटाले में अशोक कुमार और मदन कुमार की संलिप्तता पाई गई। सीएम योगी ने साफ किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी का बजट कैसा होगा, किन योजनाओं पर सरकार का फोकस होगा, योगी सरकार ने की ये तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। 20 फरवरी को योगी सरकार अपना नवा बजट पेश करेगी, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर विशेष जोर रहेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार 4 नए एक्सप्रेसवे सहित विकास योजनाओं पर फोकस करेगी। प्रयागराज कैबिनेट बैठक में घोषित विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक के लिए भी बजट आवंटित होगा। किसानों को मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए रोजगार योजनाएं और गरीबों के लिए सस्ती बिजली जैसे प्रावधान भी संभावित है। साथ ही काशी, मथुरा और अयोध्या के विकास के लिए भी धनराशि रखी जाएगी। यूपी में 25 और जिलों में इस योजना को शुरू करने की तैयारी, महिलाओं को सौंपा जाएगा जिम्मा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित शक्ति रसोई को अब और विस्तार दिया जा रहा है। वर्तमान में 15 जिलों की 25 जगहों पर सफलतापूर्वक संचालित ये योजना अपने पहले साल में ही 2 करोड़ रुपए की बिक्री के साथ कामयाबी की मिसाल बनी। अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है, जिसमें 25 और जिलों में शक्ति रसोई खोली जाएगी। सचिव डॉक्टर अनिल कुमार ने निर्देश दिए कि सभी रसोई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित होगी। महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण और डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड दिए जाएंगे। ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत में रहा अहम रोल, अब सीएम योगी से मिले, सामने आई तस्वीर। अयोध्या की रुदौली सीट से भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को रामलला की मूर्ति उपहार में दी। सीएम योगी ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। ये मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत में रामचंद्र यादव की अहम भूमिका रही। सपा की पीडीए रणनीति को विफल कर उन्होंने भाजपा को बड़ी जीत दिलाई। रुदौली से लगातार तीसरी बार विधायक बने यादव की क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। एमपी के दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव के साथ क्या हुई बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सीएम मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के साथ सिंहस्थ 2028 पर चर्चा बेहद सार्थक और आनंददायक रही। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सीएम योगी की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई भी दी। मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ की तैयारियों में पूरी गंभीरता से जुटी है और नागरिकों की सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है। यूपी के इन 15 जिलों के लोग हो जाए सावधान, अब कैमरों से कटेगा चालान, लागू होगा ये सिस्टम। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर रोक और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के 15 और जिलों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इसके तहत गाजियाबाद, कानपुर समेत 15 जिलों में कैमरों से चालान किया जाएगा। वर्तमान में 17 जिलों में ITMS कार्यरत है और दूसरे चरण में गाजियाबाद के साथ बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और जौनपुर समेत अन्य जिलों में इसे लागू किया जाएगा। हाई डेफिनेशन कैमरों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। ये कदम ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा को मजबूत करने में अहम साबित होगा। महाकुंभ भगदड़ मामले में बढ़ेगी योगी सरकार की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने याची से कहा तथ्य पेश कीजिए। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने याचिकाकर्ताओं सुरेश चंद्र पांडे से घटना के तथ्य पेश करने को कहा। याचिका में उच्च स्तरीय समिति और न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार द्वारा गठित आयोग का दायरा सीमित है और लापता लोगों का रिकॉर्ड शामिल नहीं है। कोर्ट ने 19 फरवरी तक भगदड़ से जुड़े अस्पताल व पोस्टमार्टम रिकॉर्ड मांगे हैं। इस हादसे में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
गोरखपुर को सीएम योगी ने दी करोड़ों रुपए की सौगात, गरीब परिवारों को मिलेगा बहुत फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खोराबार, मेडिसिटी और कल्याण मंडपम समेत 102 करोड़ रुपए की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मात्र 11,000 रुपए में कल्याण मंडपम उपलब्ध कराने की घोषणा की। योगी आदित्यनाथ ने खोराबार टाउनशिप के सैंपल फ्लैटों का निरीक्षण किया और बताया कि यहाँ 420 मिनी एमआईजी फ्लैट बनाए जाएंगे। उन्होंने गोरखपुर में 7 नए कल्याण मंडपम जल्द तैयार करने का वादा भी किया। इसके साथ ही पशु शवदाह गृह का उद्घाटन करते हुए शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की सहयोग में अपील की। महाकुंभ जा रहे बोलेरो की बस से हुई टक्कर, 10 लोगों की दर्दनाक मौत और 19 घायल। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर बोलेरो और बस की भीषण टक्कर में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 19 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने आ रहे थे, तभी प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में रात 12 बजे ये हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। संभल हिंसा के उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए चौराहों पर, जानकारी देने वालों को मिलेगा ये इनाम। यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने फरार उपद्रवियों की पहचान के लिए सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में आरोपियों की तस्वीरें और पहचान बताने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। जामा मस्जिद इलाके में भड़की हिंसा के बाद अब तक 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 60 से अधिक आरोपी फरार हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों के जरिए उनकी तलाश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई और नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए हैं। एसएसपी श्रीचंद्र ने जल्द गिरफ्तारियों का भरोसा दिलाया है। महाकुंभ के लिए 3 दिन चलेंगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन, श्रद्धालु करा सकेंगे बुकिंग। प्रयागराज महाकुंभ में वीकेंड पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश रेलवे ने विशेष प्रावधान किए। नई दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रयागराज होते हुए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 15, 16 और 17 फरवरी को 3 फेरे लगाएगी। उत्तर रेलवे के अनुसार वंदे भारत ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली से सुबह 5:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और 2:20 पर वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 02251 वाराणसी से दोपहर 3:15 पर चलकर रात के 11:15 पर दिल्ली पहुंचेगी। ये विशेष सेवा श्रद्धालुओं को महाकुंभ में पहुंचने में बड़ी सुविधा देगी, खासतौर पर नो व्हीकल जोन के दौरान। महाकुंभ के आयोजन में यूपी सरकार ने कितने करोड़ रुपए खर्च किए, सीएम योगी ने किया खुलासा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक की गैर मौजूदगी में 114 बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ आयोजन से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि कुंभ पर कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिससे प्रयागराज का विकास हुआ और अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज ने अकेले 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी वृद्धि में योगदान दिया और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर सृजित हुए। श्रद्धालुओं की बाइक तक बंद, अफसरों की गाड़ियों से मेले में ढोए जा रहे रिश्तेदार। महाकुंभ में वीआईपी प्रोटोकॉल पर रोक के बावजूद प्रशासनिक गाड़ियां नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्गों पर बैरिकेडिंग और दोपहिया वाहनों की सख्त पाबंदी है, लेकिन अफसरों की गाड़ियों से वीआईपी घाटों तक धड़ल्ले से आवाजाही जारी है। शुक्रवार दोपहर 1:29 पर वीआईपी घाट पर एक बोलेरो गाड़ी देखी गई, जिस पर एसडीएम लिखा था। गाड़ी से एक महिला स्नानार्थी उतरी, जबकि चालक के साथ एक पुलिसकर्मी मौजूद था। मौनी अमावस्या हादसे के बाद सख्ती बढ़ाई गई थी, लेकिन प्रशासनिक गाड़ियों की आड़ में वीआईपी स्नान का खेल लगातार जारी है। मेले में आज से 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन, बाहर से आने वाले वाहनों के लिए ये रहेगी व्यवस्था। महाकुंभ मेले में वीकेंड पर भारी भीड़ को देखते हुए डीआईजी मेला वैभव कृष्ण ने शनिवार और रविवार के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू किया है। प्रशासकीय और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। यहाँ तक कि पास धारक वाहनों को भी निकटतम पार्किंग में पार्क करना अनिवार्य होगा। शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रयागराज में भीषण जाम लग गया। सोबतिया बाग, झूसी, ओलपी बाग और दारागंज जैसे इलाकों में वाहन रेंगते रहे। महज 10 मिनट की दूरी तय करने में श्रद्धालुओं को 5 घंटे लग गए। यातायात नियंत्रण के लिए कई प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई।
सीएम ने दी चेतावनी, महाकुंभ के चलते कहीं भी जाम लगा तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, फील्ड पर रहें हर समय मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ के बाद अयोध्या और वाराणसी जाने वाले श्रद्धालुओं के ट्रैफिक जाम पर कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को सरकारी आवास पर हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरकर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। बृहस्पतिवार को अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर और बाराबंकी में भीषण जाम की स्थिति रही। अयोध्या में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे जिले की सीमा पर वाहनों को डाइवर्ट किया गया। सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि जाम की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। सपा व्यापार सभा के अध्यक्ष घर से गिरफ्तार, पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास के बाहर पुलिस का पहरा। समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने उनके आवास से हिरासत में ले लिया। सपा ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि जगन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और उनकी पत्नी गर्भवती है। सपा ने चेतावनी दी कि यदि उनके परिवार को कोई नुकसान हुआ तो पुलिस जिम्मेदार होगी। लखनऊ पुलिस ने शनिवार सुबह जवाब देते हुए कहा कि मनीष को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए अशांति फैलाने की आशंका में गिरफ्तार किया गया है। सपा कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अखिलेश यादव दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वजह से अटकी भाजपा जिलाध्यक्षों की सूची, मानकों की अनदेखी कर नाम शामिल कराने की भी आ रही बात। उत्तर प्रदेश भाजपा के जिलाध्यक्षों की सूची अब तक जारी नहीं हो सकी है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिन बाद भी सूची मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की सिफारिशों में उलझी हुई है। सूत्रों के मुताबिक 50 से ज्यादा जिलों में खेमेबाजी और सिफारिशी नामों के कारण पैनल अटका हुआ है। भाजपा ने चुनाव में केवल समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने का ऐलान किया था, लेकिन कई जिलों में बाहरी और सिफारिशी नाम शामिल किए जाने से असंतोष बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल दिल्ली से लौट चुके हैं और हाई कमान की मंजूरी के बाद सूची 1-2 दिन में जारी हो सकती है। प्रदेश में बिछेगा नई हाईवे का जाल, एआईसीटी के रूप में विकसित होगा लखनऊ। 3 लाख करोड़ की नई परियोजनाएं। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10-28 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर शामिल है। गडकरी ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण हो चुका है और 3 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाएं मंजूर है। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ को एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और महाकुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। अखिलेश बोले, नौकरी की तलाश में जा रहे विदेश हिंदुस्तानियों को हथकड़ी न लगाएं, जाने मामला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विदेश पलायन पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीयों को हथकड़ियों में बांधकर अमेरिका से भारत लाना शर्मनाक है। लोग विदेश इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देश में रोजगार के अवसर नहीं है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि सरकार डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बात करती है तो लोग विदेश क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अमेरिकी व्यापार आना चाहिए, न कि भारतीय बाजार अमेरिका चला जाए। अखिलेश यादव ने पहाड़िया में पूर्व डिप्टी एसपी गोरखनाथ यादव के आवास पर सपा नेताओं के साथ भव्य स्वागत स्वीकार किया। वाराणसी में फिर बंद हुआ कक्षा 8 तक के स्कूल, चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं, जान ले तारीख। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए नगर क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में शनिवार 15 फरवरी को भी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। बीएससी डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि ये आदेश सभी राजकीय सहायता प्राप्त सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा। नगर क्षेत्र के 99% विद्यालयों में भी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। हालांकि विद्यालय कार्यालय खुले रहेंगे और प्रशासनिक कार्य जारी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय निर्धारित समय पर भौतिक रूप से संचालित होंगे। 17 फरवरी से सभी विद्यालयों में नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। संत कबीर नगर में स्कूलों के ऊपर से गुजर रहे तार हटेंगे, 52 लाख होंगे खर्च। जिले के 61 विद्यालयों के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तारों से हादसे की आशंका बनी हुई थी। इसको लेकर प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। जल्द ही इन विद्यालयों से बिजली के खतरनाक तार हटाए जाएंगे। सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि घरों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों को हटाने की भी पहल शुरू हो गई है। प्रशासन का उद्देश्य बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि बिजली विभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करे। इससे जिले में बिजली जनित हादसों की आशंका कम होगी।
प्रवेश पत्रों में जेंडर व विषय बदलने से छात्र परेशान, स्कूलों के चक्कर लगा रहे विद्यार्थी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रवेश पत्रों में विषय और जेंडर की गड़बड़ी से छात्र परेशान है। छात्र अपनी शिकायत लेकर विद्यालयों और डीएसओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज की छात्रा संध्या सागर ने डीआईओएस कार्यालय में शिकायत कर दी है और उनके प्रवेश पत्र में इतिहास के बजाय गलत विषय नागरिक शास्त्र दर्ज है। वहीं संगत ग्रीन पब्लिक इंटर कॉलेज के 2 छात्रों के प्रवेश पत्र में जेंडर फीमेल दर्ज होने से परीक्षा केंद्र छात्राओं वाला हो गया है। डीआईओएस डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आश्वासन दिया है कि सभी छात्रों को आवेदन के माध्यम से अपनी गलतियां सुधारने का अवसर मिलेगा। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर अब 100 की स्पीड से दौड़ सकेंगी कारें। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे के कारण दिसंबर में घटाई गई वाहनों की गति सीमा को फिर से बहाल कर दिया है। डीसीपी लखन यादव ने बताया कि नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे और MP2 एलिवेटेड रोड सहित 6 प्रमुख मार्गों पर 16 फरवरी से वाहन पुरानी रफ्तार से चल सकेंगे। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर 4 पहिया वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। MP2 एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहनों की गति सीमा 50 किलोमीटर और भारी वाहनों की 40 किलोमीटर प्रति घंटा बहाल हुई है। इसके अलावा डीएनडी सेक्टर 57 चौराहा, सेक्टर 60 अंडरपास, कालिंदी कुंज और डीएससी रोड पर भी गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का जारी रहा धरना। संत कबीर नगर में विद्युत निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना देते हुए कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं होगा, विरोध जारी रहेगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर यह आंदोलन कई दिनों से चल रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि पूर्व वार्ता में उन्हें विश्वास में लेकर सुधार की बात कही गई थी, लेकिन अब एक तरफा निजीकरण थोपा जा रहा है। धरने में इंजीनियर राजेश कुमार, मनोज कुमार, लक्ष्मण मिश्र, मुकेश गुप्ता, सुनील प्रजापति और अन्य कर्मचारी भी शामिल रहे। 8 केंद्रों पर 3000 विद्यार्थी देंगे सीबीएसई की परीक्षा। गोंडा में जिले में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय समेत 8 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 3000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामचंद्र ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस तैनाती रहेगी और विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। फातिमा कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण मोरस ने बताया कि उनके केंद्र पर 500 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय की डॉक्टर प्रधानाचार्य सुमेधा पांडे ने कहा कि पहले दिन हाई स्कूल की अंग्रेजी परीक्षा होगी।